हेलो नमस्कार दोस्तों, जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम 10th क्लास मैथ्स के पिछले साल के पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 2017 का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम 2018 का पेपर सोल्व करेंगे। ये 2018 के पेपर का पार्ट 1 है, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सभी आपके फ्रेंड सर्किल को ये वीडियो शेयर करके बता दीजिए कि जीबीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में मैथ्स पढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ 10th क्लास के पेपर भी सोल्व कराए जा रहे हैं। और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए खुशखबरी की बात है कि 10th क्लास के जो एग्ज़ाम मार्च में होने थे वो आगे पोस्टपोन हो गए हैं, तो ये थोड़े लेट होंगे, जिसकी डेट आपको पता चल गई होगी कि ये किस डेट को होने वाले हैं। मुझे एग्जैक्ट डेट पता नहीं है, पर इतना पता है कि ये आगे पोस्टपोन हो गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोड के साथ। और मोटिवेशन कोड आपके लिए है कि अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो दोस्तों, आपको कामयाबी तक पहुंचना है, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तो मेहनत को अपनी आदत बनाना होगा, मेहनत को अपनी रगों में भरना होगा। और मेहनत की दम पे ही आप अपनी कामयाबी, अपनी मुकद्दर तक पहुंच सकते हो। तो दोस्तों, मेहनत को अपनी हथियार की तरह काम में लो, अपनी मजबूत, अपनी स्ट्रांगनेस की तरह काम में लो। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये 2018 का पेपर है और आप सभी को ये पता है कि जो आपका बोर्ड का पेपर होता है वो 3.25 घंटे का होता है। और 3.25 घंटे में आपको 80 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि 30 क्वेश्चन होते हैं, उनको सोल्व करना होता है। यानी 3.25 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, जो 80 मार्क्स के होते हैं। और इन क्वेश्चनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरह से होता है कि 1 से 10 तक के क्वेश्चन होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। 1 से 10 तक के क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन होते हैं, जिनका आंसर आपको 1-2 लाइन में ऐसे कुछ देना होता है। और 11 से 15 तक के क्वेश्चन होते हैं, जो 5 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के होते हैं। और 16 से 25 तक के क्वेश्चन होते हैं, यानी जो 10 क्वेश्चन होते हैं ये 3 नंबर के होते हैं। और 26 से 30 तक के क्वेश्चन, यानी 5 क्वेश्चन होते हैं, ये 6 नंबर के होते हैं, यानी ये 30 नंबर के क्वेश्चन 26 से 30 तक के क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह से इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जितने मार्क्स का क्वेश्चन होता है, आपको उसी तरह से उसको उतना ही लंबा जवाब देना है, यानी कुछ आलतू फालतू नहीं लिखना है। मैथ्स में कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं होता है कि आपको बड़ा चढ़ा के लिखना होता है, एकदम टू द पॉइंट आंसर देना होता है। तो आज के इस पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से है, जो वैदिक गणित का आया हुआ है। और इसमें वैदिक एकाधिकन पूर्वेण का प्रयोग करते हुए हमें 2 संख्याएं दी हुई हैं, इनका गुणा करके लिखना है। तो इसको किस तरह से सोल्व करना होगा? एकाधिकन पूर्वेण, एकाधिकन का मतलब होता है एक अधिक, एक अधिक, एक अधिक, एक अधिक लिख के हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसमें किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं? 31 गुणा 1/6 इसको हल करना है। और 31 सही 5/6 को हल करना है। तो एकाधिकन पूर्वण का आप यूज करोगे तो एक तो 31 हो गया। अब 31 में एक बढ़ा के लिख दोगे तो 31, और 31 के बाद आ जाएगा 32। ये पार्ट 1 हो गया। और पार्ट 2 में इसको हल किस तरह से किया जाएगा? जो बटा वाली संख्या है, इसको इससे ऐसे कैसे आप गुणा करके लिख दोगे। तो 31 × 32 करोगे तो क्या आ जाएगा? 32 एकम 32 हो जाएगा, हासिल का 3 हो गया। और 32 तिया 96 हो जाएगा, 96 और 3 99 आ जाएगा। तो 992 तो पहले पार्ट में आ गया। और दूसरे पार्ट को आप गुणा करोगे तो 5/36 आ जाएगा। तो आप इन दोनों को मिला के लिख दोगे तो किस तरह से लिख दोगे? 992 सही 5/36। तो इस तरह से इसको गुणा करना था। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो ज़्यादा बड़ा तो था नहीं, आपको बस 2-3 लाइनों में इसका जवाब देना था। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरह से सोल्व करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? इसको हल करना है। देखो, इस टाइप के सवाल जो आते हैं बहुपद
प्रकार के इनको किस तरह से हल किया जाता है वो आज इस सवाल में आप सीखोगे। अब इस सवाल को लिख लेते हैं। 1/(x-3) प्लस 1/(x-7) बराबर 1/(x-1) प्लस 1/(x-9। यहाँ पे लैसा क्या आ जाएगा, इधर लैसा आ जाएगा x-3 इंटू x-7। ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा x-7 प्लस x-3 बराबर का बराबर। इसी तरह यहाँ पे लैसा लोगे तो क्या आ जाएगा, x-1 आ जाएगा इंटू x-9 आ जाएगा। इसके पास x-1 है तो यहाँ पे नीचे क्या बचा हुआ, x-9, तो x-9 यहाँ लिख दो, प्लस का x-9 यहाँ पे है इसे, तो यहाँ पे लिख दोगे x-1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ऊपर तो यहाँ पे x और x जुड़ के 2x हो जाएगा, और माइनस का 7 और माइनस का 3 जुड़ के माइनस का 10 हो जाएगा। तो आप इसको किस तरह से लिख दोगे, 2x-10 बटा, नीचे क्या बच गया, नीचे इस संख्या को गुणा करके लिख लीजिए, x² माइनस 7x माइनस 3x और माइनस 3x से पूरे को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 21। इसी तरह यहाँ पे लिख दीजिए x और ये x 2x हो जाएगा, और माइनस का 9 और माइनस का x माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ से 2x माइनस 10 हो गया है। इसको गुणा करोगे तो पहले x से पूरी संख्या को गुणा कर रहा हूँ, तो x से पूरी संख्या को गुणा करोगे तो x² माइनस 9x हो जाएगा। अब माइनस x से पूरी संख्या को गुणा करेंगे तो माइनस का x प्लस का 9 हो जाएगा। तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया है 2x माइनस 10, और नीचे क्या बच गया है, नीचे बच गया है x² माइनस 10x प्लस का 21। ऊपर क्या बच गया, इधर 2x माइनस 10, यहाँ क्या बच गया, x² माइनस 10x प्लस के 9। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे भी सेम संख्या है, यहाँ पे भी सेम संख्या है, तो हम सेम संख्या है तो उसको काट सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि यदि 5/11 इधर दिया हुआ है बराबर का 5/17 इधर दिया हुआ है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये फिक्स वैल्यू है, ये 5 है, यहाँ पे 5 है। लेकिन इस तरह से दिया हुआ है कि 2x माइनस 10 इधर दिया हुआ है बटा 13 दिया हुआ है मान लेते हैं, और यहाँ पे 2x माइनस 10 इधर दिया हुआ है और यहाँ पे 18 दिया हुआ है। तो आप इस संख्या से इसको नहीं काट सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ पे चर आया हुआ है। आप इसको तब काट सकते हो जब आपको यहाँ पे 2x माइनस 10 को आपने 0 नहीं माना हो, क्योंकि यदि आप इस तरह से काट रहे हो तो यहाँ से x की वैल्यू 5 पर x की वैल्यू 5 रखते ही ऊपर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या को भाग दोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो x बराबर 5, यहाँ से एक x की एक वैल्यू हो सकती है जो कि यदि आप यहाँ से काट दोगे तो वह आपको सोल्व करने पर नहीं मिलेगी। तो आप इस तरह का यदि यहाँ पे काटते हो तो सबसे पहले आपको ये मान लेना होगा कि 2x माइनस 10 बराबर 0 करने पर भी एक वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको 0 करके जो वैल्यू निकाल पाओगे वो काटने के बाद में आपको नहीं मिलेगी। तो हम इसको यहाँ पे काटेंगे नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ आ सकती है। तो हम इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा कर लेते हैं। वज्र गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 10 इंटू ये नीचे वाला पार्ट इधर गुणा हो जाएगा, x² माइनस 10x प्लस 9 बराबर ये वाला पार्ट इससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x माइनस 10 इंटू
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21, ये हो गया। अब इसको पक्षांतरण कर लीजिए। जब आप पक्षांतरण करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 10 इधर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। जब ये वाली संख्या इधर आएगी तो उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, 2x माइनस 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बराबर 0 बच गया। यहाँ तक सारे चीज़ें क्लियर होगी कि किस तरह से हमने इसको पक्षांतरण किया है और पक्षांतरण करने पर किस तरह से चिन्ह परिवर्तन होते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब इसको बराबर 0 आ गया है, मैं मिटा के इस साइड में लिख रहा हूँ, बाकी का क्वेश्चन इस साइड में करेंगे। यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि किस तरह से। अब देखो यहाँ से बराबर 0 आ गया, तो यहाँ से मैं 2x माइनस 10 दोनों में है तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा। 2x माइनस 10 दोनों पदों में है, दोनों पदों से मैंने कॉमन ले लिया, तो पहले पद में क्या बच गया है, पहले पद में बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 9 बच गया। अब देखो दूसरे पद में यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो पूरी संख्या में माइनस आ जाएगा। तो किस तरह से लिखेंगे, 2x माइनस 10 तो कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस आगे था माइनस 10x है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x, और फिर माइनस आ गया था तो माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस का 21 आ जाएगा, बराबर 0 तो चल ही रहा है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि हमने ये इसके चिन्ह परिवर्तन कैसे किए इस वाले पद के, क्योंकि इन पूरे पद के आगे माइनस का चिन्ह था तो ये पूरे चिन्ह थे वो माइनस से गुणा होके हमने लिख दिए हैं। अब इनको हल करोगे तो आगे बचेगा क्या, तो 2x माइनस 10 कोष्टक के अंदर क्या बच गया, यहाँ से एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे धन का है, एक्स स्क्वायर या ऋण का है, दोनों कट जाएंगे। यहाँ 10x ऋण का है और यहाँ पे 10x धन का है तो ये भी कट जाएगा। यहाँ पे 9x धन का है और यहाँ पे 21 ऋण का है, तो दोनों को यदि आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 बराबर 0। अब आपको पता है कि एक तो ये वाली संख्या हो गई है और एक ये वाली संख्या है। मैंने अपन ने कई बार बहुपदों में पढ़ा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो इसका मतलब यह तभी संभव होगा जब उनमें से कोई एक संख्या 0 होगी। जैसे मैंने कहा है कि a इंटू बी है और इन दोनों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये तभी संभव होगा कि या तो a बराबर 0 होगा या फिर b बराबर 0 होगा या फिर दोनों का मान 0 होगा, a भी 0 है और b भी 0 है। क्योंकि जब तक आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा नहीं करोगे तब तक आंसर 0 नहीं आने वाला है। तो अपन को यहाँ से पता है कि -12 का मान तो फिक्स है, ये तो 0 है नहीं है, तो 2x माइनस 10 की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 होगी, तभी तो इन दोनों का गुणनफल क्या आया है, 0 आया है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, 2x माइनस 10 को 0 के बराबर लिख देंगे, क्योंकि इस गुणन का मान 0 है तभी इन दोनों को गुणा किया तो इसका आंसर 0 आया है। इसको आगे सोल्व करो, आप पक्षांतरण करोगे, 10 इधर आएगा तो इसका चिन्ह परिवर्तन होकर धन का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 2 बटा में आ जाएगा, 10 बटा 2, 10 में 2 का भाग जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ गया है, 5, और हमें यही हल करना था। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर रहे होंगे कि 2x माइनस 10 को उन्होंने काट दिया होगा यहाँ से, और 2x माइनस 10 काटते ही जो x की एक वैल्यू थी, x का जो एक मान आना चाहिए था वो यहाँ से गायब हो जाएगा
और वो क्या माना आता, x माइनस एक्स इक्वस टू 5। तो आपको कभी भी यहाँ पे काटने की गलती नहीं करनी है कि आप जो वैल्यू निकालना चाह रहे हो उसी को शुरुआत में काट दोगे तो आंसर नहीं निकाल पाओगे। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से आप एक बार और देख लीजिए कि हमने किस तरह से इसको सोल्व किया है, तो आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर पढ़ते हैं। 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग लिखना है। अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग लिखना है। तो अभाज्य संख्या आपने पढ़ी है कि वे संख्या है जिनमें या तो एक का भाग जाता हो या स्वयं का भाग जाता हो, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। और इसके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं पहले तो 196 के आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 196 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, देखो 2 का भाग जाएगा इसमें, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग जा रहा है, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, अब जा रहा है 7 का भाग, 7 7 49, एक बार और जाएगा 7 का भाग, तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 196 बराबर क्या आ गया है, 2 गुणा 7 गुणा 7। आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, 2 की घात 2 लिख सकते हो इंटू 7 की घात 2 लिख सकते हो। अब यहाँ से आपको पता चल गया कि 2 भी अभाज्य संख्या है और 7 भी अभाज्य संख्या है। हमें क्या लिखना था, अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो 196 को हमने अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिया है। अब इन अभाज्य संख्या की घातों का योग हमें लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, अतः अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, घातों का योग क्या आ चुका है, 2 प्लस, देखो यहाँ पे 2 की घात कितनी है 2, और यहाँ पे 7 की घात भी 2 है, तो कितना आ गया है 4। यही हमें ज्ञात करना था और यही हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से आपको सोचना था, समझना था और इसका जवाब देना था, ये समझ में आ गया होगा जब अपने सोल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये त्रिकोणमिति का सवाल है। और त्रिकोणमिति में बहुत ही इजी से फॉर्मूले हैं जो आपने पढ़ लिए होंगे, यदि नहीं पढ़े तो उन सबको याद करना होगा। देखो जो हमें ज्ञात है या जो हम निकाल सकते हैं, जो जिनके ट्राइंगल की वैल्यू हमें त्रिकोणमिति में जिस अनुपात, जिस कोण का मान हमें पता है, हमें उस कोण में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उन कोण में बदलना पड़ेगा। और कोण में बदलने का फॉर्मूला आप सभी को आता है। तो हम इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, ये cos 50 का cos 50 रहने दिया इनटू, देखो कोसेक 40 है, कोसेक 40 को हम किस में बदल सकते हैं, सेक में बदल सकते हैं। किस तरह से बदलेंगे कि कोसेक 90 माइनस 50, कोसेक 40 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 50, कोसेक 90 माइनस थीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, कोस का कोस 50 डिग्री का 50, और ये हो जाएगा सेक 50। और आप सभी को ये भी पता है कि कोस थीटा का उल्टा 1/, कोस थीटा का उल्टा 1/, सेक थीटा होता है। कोस थीटा का उल्टा 1/, सेक थीटा होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि सेक थीटा बराबर 1/, कोस थीटा होता है। तो कोस 50 डिग्री
इंटू सेक को क्या लिख दोगे 1 बटा कोस 50 डिग्री, कोस 50 से कोस 50 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। तो आपको केवल यही करना था। यदि आपको सारे फॉर्मूले आते हो तो इसका आंसर केवल 2-3 स्टेप में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। यदि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:2 दे रखा है तो हमें ये निकालना है कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। देखो मेरे दोस्तों, इसको किस तरह से आपको हल करना होगा कि मान लेते हैं ये हमारा सूर्य है और ये हमारा धरातल है, यहाँ पे ये सूर्य है। अब कोई भी छड़ होगी तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक छड़ रखी हुई है। जब पीछे से रोशनी पड़ेगी इस छड़ पे तो इसकी छाया आगे बनेगी, तो आगे इस तरह से इसकी छाया बन जाएगी। ये तो इसकी छाया जब सूर्य की रोशनी इस तरह से पड़ेगी तो इसकी छाया जो ये छड़ की लंबाई इतनी है, ये छड़ में मान लेता हूँ ए और बी है, इसकी छाया यहाँ तक पहुंचेगी BC तक। तो छड़ AB की छाया BC है तथा कोण ACB बराबर थीटा है। यह हमने इस कोण को कितना मान लिया है, थीटा मान लिया है। तो हमें प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है। छड़ की लंबाई और छाया का अनुपात दिया हुआ है, यानी AB बटा BC का मान दिया हुआ है 1/√3। और हम ये भी पता है कि ये किसके बराबर होता है, ये होता है tan थीटा के बराबर। त्रिकोणमिति अनुपात लगाओगे tan थीटा क्या होता है, लाल बटा कक्का से सोल्व करोगे तो लंब बटा आधार होता है। लंब क्या है AB, आधार क्या है BC। तो आप इसको इस तरह से होल करोगे तो ये मान रखोगे तो 1/√3 आ जाएगा। मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/√3। तो हमको पता है कि थीटा के किस मान पर 1/√3 आता है, तो थीटा के 30 डिग्री के मान पर tan की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। अतः थीटा बराबर कितना आ गया है, 30 डिग्री आ गया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ चुका है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री आ चुका है। क्योंकि ये छड़ के साथ जितना कोण बना रहा है सूर्य भी उसी एंगल पे झुका हुआ है, तो सूर्य का उन्नयन कोण में कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने किस तरह से इसको सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 6, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ लिखना है। देखो मेरे दोस्तों, आपको इसको किस तरह से सोल्व करना था कि मान लेते हैं एक बिंदु ये दिया हुआ है, इसको बोल देते हैं A पॉइंट, और एक बिंदु ये दिया हुआ है जिसको बोल देते हैं B पॉइंट। अब इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये बीच में है, एकदम बीचों बीच। दूसरा बिंदु ये इन दोनों के बीचों बीच है। मैं थोड़ा सा आगे खिसकाता हूँ, एक बिंदु ये लिख देता हूँ, तो ये भी इन दोनों से समदूरस्थ हो गया। इसी तरह से मैंने एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। मैं इसी लाइन में चलता जाऊँगा तो क्या ये इनसे समदूरस्थ होगा। इसी तरह से मैं ऊपर बढ़ सकता हूँ, तो ये सारे बिंदु A और B से समदूरस्थ हैं। यदि मैं इसकी लंबाई निकालूंगा तो यहाँ से जैसे मैंने इस बिंदु की लंबाई निकालनी है, तो ये लंबाई हो जाएगी और इसकी ये हो जाएगी, तो दोनों से समान दूर
आ जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि ए और बी से समान जो बिंदु हैं उन बिंदुओं का बिंदु पथ एक सीधी, दोनों को समान अनुपात, दोनों को लंबवत विभाजित करने वाली एक रेखा हो जाएगी। तो आप क्या लिख दोगे? दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या हो जाएगा? तो इनका बिंदुपथ हो जाएगा लंबवत दो बिंदुओं को लंबवत विभाजित लंबवत 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 विभाजित करने वाली रेखा। लंबवत समविभाजित, समान विभाजित करने वाली रेखा हो जाएगी। ये इन बिंदुओं का बिंदुपथ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं स्थित जीवाओं का अनुपात निकालना है। देखो कोई वृत्त है और इस वृत्त में समान दूरी पर स्थित जीवाओं का अनुपात निकालना है। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है ओ और ओ से समान दूरी पर स्थित रेखाएं हैं। ओ से समान दूरी पर जो रेखाएं स्थित है उनका हमें लंबाई निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं एक जीवा ये है और एक जीवा ये है। इस जीवा को नाम दे दिया ए बी और इस जीवा को नाम दे दिया सी डी और दोनों केंद्र से समान दूरी पर है। तो यानी इसकी दूरी ये नाम दे देते हैं पी और इसकी दूरी है क्यू। तो हमें क्या निकालना है? हमें दिया गया है, यहाँ पे लिख देते हैं, दिया है क्या क्या दिया हुआ है कि केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, यानी OP बराबर OQ हमें दिया हुआ है। तथा हमें क्या क्या पता है? तथा AB परपेंडिकुलर है OP पे व CD परपेंडिकुलर है OQ पे। ये हमें पहले से पता है। ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है जीवाओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी AB अनुपात CD निकालना है। AB अनुपात CD हमें ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हमें पता है क्या चीज पता है कि OP बराबर OQ मान लेते हैं। इसकी लंबाई है A मान लेते हैं। इसकी लंबाई को A मान लेते हैं तथा त्रिज्या तथा वृत्त की त्रिज्या R है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि
OP जीवा AB को P बिंदु पर लंब समद्विभाजित करता है। लंब समद्विभाजित करता है, अर्थात AP बराबर BP। इसी तरह क्या है, CQ बराबर DQ। और आप इस तरह से निकाल सकते हो, मैं किसकी लंबाई निकालूं, AP की लंबाई। अगर AP बराबर निकालूंगा समकोण त्रिभुज किस में निकालूंगा, APO में AP बराबर देखो AP क्या है, AP बराबर निकालोगे तो आप क्या आ जाएगा, AP बराबर निकालोगे तो OA का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। जब आप इसमें OA के मान रखोगे यानी R स्क्वायर माइनस OP का वैल्यू कितनी मानी है, A स्क्वायर, यह आया है। इसी तरह ट्राइंगल CQO में निकालोगे, CQ बराबर कितना आएगा, CQ बराबर आ जाएगा OC का स्क्वायर माइनस OQ का स्क्वायर। और जब मान रखोगे तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से AB बराबर कितनी आ जाएगी, AB बराबर आ जाएगा 2AP और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणा अंडर रूट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। और इस तरह से CD बराबर कितना आ जाएगा, 2CQ और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अंडर रूट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अतः AB बटा CD बराबर, आप वैल्यू रख दोगे इसमें तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1। यही हमें निकालना था इनका अनुपात। तो यहाँ से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से उसको सोल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। एक पासे के एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो, आपने पासा देखा होगा, महाभारत में पासा किसने फेंका था, शकुनी ने। और जिसमें क्या हुआ था, पांडवों ने अपना सारा राज्य कौरवों से हार गए थे। तो ये वही पासा है जिसमें 1 से 6 तक गिनती होती है। ये वही पासा है जिसमें 1 से 6 तक गिनती होती है। ये इस तरह से लिखा होता है, 1 2 3। इसके 3 पार्ट तो दिखाई देंगे और 3 पीछे होते हैं, जिनमें 4 5 और एक नीचे बॉटम वाला पार्ट होगा जिसमें 6 लिखा होता है। तो ये इस तरह का होता है जिसमें 1 से 6 तक गिनती होती है। और इसमें 3 जो विषम अंक होते हैं, विषम अंक वो भी 3 होते हैं, और जो सम अंक होते हैं वो भी 3 होते हैं। और टोटल जो पासा फेंकने पर कितनी कंडीशन आ सकती है, यानी कितने परिणाम आ सकते हैं, तो परिणामों की संख्या होती है वो 6 होती है। यानी इसमें 1 भी आ सकता है, यदि आपने एक बार उछाला तो 1 आ जाएगा, अगली बार उछाला 3 आ जाएगा। मतलब कितने परिणाम आ सकते हैं, 6 तरह के परिणाम आ सकते हैं इसमें। तो टोटल परिणाम कितने हो गए, 6 आ गए।
क्योंकि विषम संख्या आपको बताया कि विषम अंक इसमें विषम अंक कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, यानी 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है। तो 3 हो गए नंबर ऑफ विषम अंक। और उसी तरह से सम अंक कितने आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है। और टोटल परिणाम कितने आ सकते हैं, 3 सम अंक आ सकते हैं और 3 ही विषम अंक आ सकते हैं। तो टोटल परिणाम आ सकते हैं 6। अब इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया है, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। तो विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता विषम अंक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। देखो विषम अंक कितनी बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। तो विषम अंक आने के जो परिणामी यानी जो घटनाएं हैं वो कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है। यानी 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो परिणामों की संख्या कितनी हो सकती है, विषम अंक आने के 3 हो सकती है। और टोटल परिणाम कितने हैं, 6 हैं। तो 3/6 हो जाएगा। तो अब इसको हल करोगे तो 1/2 ये इसका आंसर था। केवल एक लाइन का सवाल था और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कहते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 ही सवाल है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9 ही है। तो लास्ट क्वेश्चन है आज का और इस लास्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। किसी नगर में टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर का 5 रुपये है और उसके बाद 3 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर और किराया y हो तो इसे समीकरण रूप में व्यक्त करना है। तो देखो आपको यहाँ से समझ में आ चुका होगा कि पहला जो किलोमीटर चलोगे आप, यानी टोटल आप जितने भी किलोमीटर चल रहे हो उनमें से जो पहला किलोमीटर चलोगे उसका भाड़ा आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। उस 1 किलोमीटर के बाद में जब आप जितने भी किलोमीटर चलोगे उनका भाड़ा आपको 3 रुपये देना पड़ेगा। और इसमें दिया हुआ है कि आप x किलोमीटर चले हैं और जिनका किराया y रुपये है। तो आपको यह तो पता चल गया कि भाई टोटल हमने कितना रुपए का पेमेंट किया है। टोटल पेमेंट हुआ है y रुपये का। टोटल पेमेंट कितने रुपए का हुआ है, y रुपये का। और y रुपये में हम कितने चले हैं, x किलोमीटर चले हैं। अब इस x किलोमीटर में हमने किस तरह से किराया का विभाजन किया है वो इसमें लिखना है। तो वही करते हैं। पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया है 5 रुपये। उसके बाद किराया 3 रुपये। कुल तय दूरी x किलोमीटर। तो कुल किराया कितना हो जाएगा, कुल किराया y रुपये है। अब y रुपये को किस तरह से लिखोगे, देखो मैं 1 किलोमीटर चला हूं तो उसका किराया कितना दूंगा, 5 रुपये। तो यानी पहले किलोमीटर का किराया 5 रुपये हो गया है। प्लस अब मैं टोटल कितना चलाऊं, टोटल चला हूं x किलोमीटर, टोटल चला हूं x किलोमीटर। उसमें से मैंने 1 किलोमीटर घटा दूंगा तो टोटल किलोमीटर कितना बचा है, x माइनस 1 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में चला हूं 5 रुपये के हिसाब से, यानी 1 किलोमीटर का मैंने किराया दिया 5 रुपये। बचा हुआ किलोमीटर, टोटल किलोमीटर चला हूं x किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मैंने दिया किराया 5 रुपये। और अब शेष किलोमीटर कितना बचा, x माइनस 1 किलोमीटर। और इसका किराया दिया मैंने 3 रुपये 1 किलोमीटर के हिसाब से। तो ये समीकरण बन जाएगी। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x माइनस 1 और इसका किराया दिया मैंने 3 रुपये किलोमीटर के हिसाब से। तो ये समीकरण यहाँ पे आ जाएगी। आप इसको हल करके लिख लीजिए। गुणा करोगे तो 3x माइनस 3 आ जाएगा। आगे इसको और हल करोगे तो 3x प्लस 2 आ जाएगा बराबर y। तो ये आपको समीकरण बनानी थी इस तरह से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि पसंद आया है
तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और आपके सभी दोस्तों को बता दीजिए कि जीवीसीएल करियर इंस्टीट्यूट में 10th क्लास के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका इंतजार करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।